मैं इमरान खान हूँ। एक बात तो वादे हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट के क्रॉस की अब अहमियत नहीं रही। पहले एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे करके क्रॉस लगा देती थी कि जनाब ये पॉलिटिकल शख्सियत खत्म, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर हमने देखा सियासतदान बेचारे एड़ियाँ रगड़ते रहते थे, बैठे रहते थे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर और उनकी सियासी हैसियत खत्म हो जाती थी। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट का क्रॉस उतना अहम रहा नहीं। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में ये चीज़ें बदलना शुरू हुई और बिलाखिर इमरान खान साहब ने इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। एस्टेब्लिशमेंट की मिथ टूट गई है। जिस पर एस्टेब्लिशमेंट अब क्रॉस लगा देती है वो अवामी हीरो बन जाता है, और जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट हाथ रख देती है वो अवाम की नज़रों में विलन बन जाता है, वो अवाम के बीच में जा ही नहीं पाता। अभी हाल ही में देखें, एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा गेम हो गया। DGISPR ने कहा, और DGISPR ने कहा तो बोले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है। अल्फाज तो ये नहीं थे लेकिन बात यही थी कि सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है। टाउटों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए, लोगों ने बड़ी छलांगे मारी, ये कर वो कर, बहुत सारे लोगों ने दावे कर दिए बहुत बुलंदो बांग किस्म के। लेकिन हुआ क्या? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मिथ एक मरतबा फिर टूट गई। सुहेल अफरीदी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठा लिया, और हलफ लिया गवर्नर फैसल कुंडी ने, जिसने कुंडी लगाई हुई थी कि जनाब मैंने बुआ नहीं खोलना और मैंने किसी किस्म का हलफ नहीं लेना। ये ऐसा दिखाई दे रहा था, नीयत तो उनकी यही लग रही थी। वो कहते थे जी गंडापुर का तो इस्तीफा आया ही नहीं जी, वो तो इस्तीफा ठीक नहीं है जी, उसके ऊपर तो दस्तखत ठीक नहीं है जी, मैं तो इस इलेक्शन को नहीं मानता। फिर आकर उसी वजीर आला से हलफ भी लिया जिसके वो खिलाफ थे। अब DGISPR भी इनके खिलाफ बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए, वो वजीर आला बन गए। अब ये एस्टेब्लिशमेंट सोचे कि उसके क्रॉस की वक़्त खत्म क्यों हो गई, क्योंकि देखिए माजी में एस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर क्रॉस लगाती थी ना, पब्लिक भी उसके ऊपर क्रॉस लगा देती थी। हमने ये होता हुआ देखा है, चाहे लंबे अरसे के लिए नहीं लगता था तो उस वक्त तक के लिए कोई ना कोई ऐसी गेम हो जाती थी। अभी पाकिस्तान की पब्लिक बाशाऊर हो गई है और वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को गलत समझती है। वो ये कहती है कि इन्होंने सारे फैसले अपने मफाद में किए, अवामी मफाद में तो किए ही नहीं, हर दफा खुद कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। तो इमरान खान साहब पे क्रॉस इन्होंने लगाया था तो 8 फरवरी को अवाम ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला कि जनाब आपने इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इतनी सख्ती भी की लोगों ने, फिर भी इमरान खान ने जिस जिसके ऊपर हाथ रखा उन सबको जितवा दिया, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर कहता है कि ये वजीर आला है, और DGISPR पेशावर जाके ऐलान करते हैं कि जनाब ऐसा कबूल नहीं है, और फिर कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर जीत जाता है। तो सिस्टम के ऊपर तो रूल कर रहा है कैदी नंबर 804, और इस वक्त अवाम के दिलों पे भी कर रहा है। अगर अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत खत्म करनी है तो ये तरीकाकार जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है ये तो ठीक नहीं है। इससे तो पब्लिक मजीद इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती चली जाएगी। फजल रहमान साहब ने एक मरतबा फिर साबित किया कि उनका सारा सियासी तजुर्बा, बसीरत, ये सारी कहानियां हैं, वो सिर्फ एक मफामत के बादशाह के तौर पर याद रखे जाएंगे या फ़ायदे उठाने वाले सियासतदान के तौर पर याद रखे जाएंगे, और फजल रहमान साहब की कोई सियासी औकात बाकी बची नहीं। मुशर्रफ के साथ उन्होंने डील किया, गंद मारा, उसके बाद उन्होंने बाकी पोलिटिकल पार्टीज के साथ वो इक़्तिदार में रहे, अपोजिशन में भी आए तो अपने आप को इक़्तिदार में रखा, अपोजिशन ने उनको इस्तेमाल किया। कल के बच्चों ने, मरियम ने और बिलावल ने फजल रहमान को आगे लगाया, उनके जरिए रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया, फौज को पीछे लगाया, और उसके बाद फजल रहमान साहब को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके बाहर फेंक दिया। ये है फजल रहमान साहब की टोटल सियासी औकात। उस वक्त से लेकर अब तक फजल रहमान साहब इक़्तिदार में भी रहना चाहते हैं और हुक्मरानों के साथ नाराज भी है कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की है। अब उन्हें एकदम उम्मीद लगी कि एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि नाराज है ना, देखिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है इमरान खान के फैसले से कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामजद किया। फजल रहमान साहब को लगा कि सुहेल अफरीदी की जगह पे मेरा भाई बन जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये होने नहीं देगी। वहाँ पे सेक्टर कमांडर वगैरह तगड़े हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बंदे तोड़ेगी और एक एक करके MP उनकी झोली में डाला जाएगा। और उन्हें ये यकीन क्यों आया? जैसे उन्होंने खुद 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई, उनको पता था कि ये गलत काम है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने किया और एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डालकर करवाया। उन्होंने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुल्क में आईन नहीं है, कानून नहीं है, अदालत नहीं है, शायद मेरे भाई का दाव लग जाए। और फजल रहमान अंदाजा करें इनकी हरकतें कि इनमें से कोई भी डबल फिगर में नहीं गया। जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 को, तो खैबर पख्तूनख्वा में इनमें से कोई भी डबल फिगर में नहीं गया। औकात इनकी इतनी है, थोड़ी सी सीटें इन्होंने जीती हुई हैं और बिल्कुल सियासी औकात ना होने के बराबर है, और मखसूस नशिस्तें इन्होंने ले ली माले गनीमत के तौर पे। फिर भी इनकी कोई औकात नहीं है, PTI 2 तिहाई पे खड़ी है। अब कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट बंदे तोड़ तोड़ के PTI के लाएगी और लाकर हमें देगी, हमारी झोली में डालेगी, मैं अपने भाई को वज़ीर आला बनाऊंगा। ये ख्वाब लेकर फजल रहमान साहब ने, वो कहते हैं ना हलवा खाने के लिए हरदम तैयार, तो फजल रहमान साहब ने वो वाला रोल प्ले किया एक दफा फिर। लेकिन एक मरतबा फिर फजल रहमान साहब जो है उनकी उम्मीद टूट गई। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जबर के सहारे फजल रहमान साहब को लगा कि बंदे तोड़कर इनके वोट पूरे करवाए जाएंगे, इस चक्कर में लगे रहे और अपनी सियासत में एक मरतबा फिर हजीमत उठाई। फजल रहमान साहब ने अपना सियासी रिकॉर्ड एक मरतबा फिर खराब कर दिया। हाई कोर्ट के अंदर उनके भाई ने जाके जनाब चैलेंज किया हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त खारिज कर दी। पहली बार ऐसा हुआ कि हलफ बर्दारी की तकरीब में इस तरह का अपने माहौल देखा। कारकुन बहुत बड़ी तादाद में थे, जिनमें ज्यादातर नौजवान थे। ये ISF के वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना असासा समझती है इन्हें। इन नौजवानों ने बहुत नारेबाजी की। पहली मरतबा ऐसा हमने देखा कि इस लेवल की, इस तरीके से हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है और इस तरह लोग आए हैं बड़ी तादाद में निकल के। तो ये एक लगता है मोमेंटम बनने जा रहा है, जो मोमेंटम इमरान खान साहब बनाना चाहते थे, जो अली अमीन गंडापुर के होते हुए नहीं बन रहा था। देखिए गंडापुर की नीयत कुछ भी हो, लेकिन गंडापुर के साथ जो आखिर में हुआ उससे ये तो साबित हो गया कि अब गंडापुर के पीछे अवाम निकलने वाली नहीं है।
जिस तरह गंडापुर को लोगों ने जलसे के अंदर जूते दिखाए, नारे लगाए, उनके खिलाफ आवाजें कसी और गंडापुर ने जैसे उस जलसे को तबाह बर्बाद किया कि कचरे के ढेर के ऊपर बदबूदार जगह पे उन्होंने जलसा करवा दिया पकड़ के। ये सारा कुछ करके गंडापुर साहब को हटाना इमरान खान साहब के लिए जरूरी हो गया था। उन्होंने गंडापुर को हटाया और अपने दूसरे एक बंदे को ले आए। अब जो हमने देखा ये हलफ बर्दारी के मौके के ऊपर माहौल कि वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं और वहां पे नारे लग रहे हैं ISF के, तो ये गवर्नर के लिए भी हैरान कौन था कि ये क्या हो रहा है। देखिए, एक दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक अवामी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्होंने जूते पॉलिश किए और इतने पॉलिश किए कि उनका बेड़े गर्क हो गया। अब वो ईवानों की पार्टी बनकर रह गई है। अवाम के अंदर तो उनकी भी वक़्त उतनी नहीं है। अब बेचारे जोर जबरदस्ती करके ब्यूरोक्रेसी के जोर पे अपने कुछ उनके माफिया थे उनके जोर के ऊपर वो इक़्तिदार बना लेते हैं, लेकिन उनकी वो पहले वाली बात नहीं रही। बहरहाल अच्छी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की कोशिशों के बावजूद जिसका हक था वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ख्वाजा आसिफ हो, ख्वाजा साद रफ़ीक हो, राना सनाउल्लाह हो, चौधरी निसार हो, अयाज सादिक हो, खुरम दस्तगीर हो या कोई भी हो PMLN में, ये जुनैद सफदर की गुलामी करेंगे आने वाले वक्त में। इन्हें कभी भी अपोजिशन लीडर जैसा अहम ओहदा या इन्हें कभी भी वज़ीर आला जैसा अहम ओहदा इनको नहीं दिया जाएगा, वज़ीर आज़म जैसा ओहदा इनको नहीं दिया जाएगा। जब तक इस खानदान के घरों के अंदर इंसान जिंदा है, कभी भी मुस्तकिल बुनियाद पे इनमें से किसी को भी कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे दोस्त मोहम्मद खोसा को ओहदा दिया गया 3 माह के लिए, फिर उसके बाद उसको निशाने इबरत बनाया गया। सरदार खोसा साहब जो थे, जुल्फ़िकार खोसा, उनके बेटे को बनाया गया था जब। लेकिन आप ये देखें ना कि अपोजिशन लीडर पंजाब का बनाया किसे, हमजा को। वफाक में कौन बना, शहबाज शरीफ। वफाक में वज़ीर आज़म कौन बना, शहबाज शरीफ। पंजाब में वज़ीर आला कौन बना, हमजा शहबाज। उसके बाद कौन बना, मरियम नवाज। तो ये बाकी सारे सियासतदान जो हैं ये कुछ नहीं बेचते और अब बेचारे अपना दिल ठंडा करने के लिए दूसरी पार्टियों को कोसते रहते हैं या गालियां देते रहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बड़ी दूर की छोड़ी, उन्होंने कहा जी देखें ना, ये मिडिल क्लास ये को इसलिए लेकर आए हैं कि अभी लड़ने का वक्त है, जब अच्छा वक्त आएगा तो देखना इमरान खान इनको निशाने इबरत बनाएगा। भाई इससे पहले कौन सा इमरान खान ने अपना को फुफी का पुत्र बना दिया था वज़ीर आला पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा का? तब भी उसने मुशावरत के साथ दूसरे बंदे ही बनाए थे ना, तब भी वो बंदे बीच में ही लेकर आया था पार्टी के। ये आज फिर उठा के ISF से एक बंदा लाकर इमरान खान ने बना दिया है। तो कम से कम पाकिस्तान तरीके इंसाफ में ये उम्मीद तो है कि अच्छा वक्त है या बुरा वक्त है। इधर तो ख्वाजा साहब आप लोगों की बारी तो बुरे वक्त में भी नहीं आती, बदकिस्मती से। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसके अंदर जमहूरियत नहीं है। नाज़रीन, ये जो एक्टिविटीज हुई इनके बाद फौरी तौर पर आर्मी चीफ ने मुलाकात की सदर जरदारी से। ये बड़ी अहम मुलाकात है। इसका बयानिया कुछ भी जारी किया जाए, मुझे जो ज़ाती तौर पे सहाफ़ती तजर्बे में मुझे लगता है और जो इस्लामाबाद में चेमगोइयाँ हो रही हैं, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। अब जब तक उनकी एक्सटेंशन का टाइम मुकम्मल नहीं हो जाता, लगभग 1.5 माह बाकी है, तो तब तक उन्हें तमाम लोगों को खुश रखना पड़ेगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उनको राजी रखना पड़ेगा ताकि कोई रुकावट ना आ जाए। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा में जो नया वज़ीर आला आया है, तो इस हवाले से कोई इमरजेंसी का क़याम भी हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के हालात उतने अच्छे और मिसाली नहीं है जितने माजी में हुआ करते थे। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने बड़ी कामयाबी से अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पहली झड़प होने से पहले ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर चुके थे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगी थी और तालिबान ने उसके ऊपर इनकार कर दिया था। मैं आपको फिर बताता हूं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से बगराम एयरबेस नहीं मांगी, तब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने कभी भी अफगान तालिबान या वहां की हुकूमत को अपना दुश्मन नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा, तालिबान ने इनकार किया, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इसको शायद ऐसा लगता है कि मौका समझा और उनको दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। तब से लेकर अब तक झड़पें चल रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी अफगानिस्तान की जानिब से भी मुख्तलिफ क्लेम किए जा रहे हैं, कुछ तस्वीर और वीडियोज भी जारी की जा रही है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया और उसके बाद अफगानों ने वहां पे कोई कार्रवाई की और उन्होंने कुछ पाकिस्तानी इलाकों पे, चौकियों पे और पोस्टों पे कब्जे कर लिए, ये उनका दावा है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से दावा है कि पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की और बहुत सारी पोस्टों पे और चीज़ों पे और हथियारों पे कब्जा कर लिया अफगानिस्तान से। अब ये दोनों तरफ से एक ही तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब ग्राउंड के ऊपर जाके कौन वॉर रिपोर्टिंग करे, इतना खतरनाक इलाका है वो। बहरहाल स्पिन बोल देकर कंधार में या काबुल के अंदर कोई ऑयल फील्ड है, कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो काबुल में कोई और एरिया है। यहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी अटैक किया है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों हमसाए ममालिक हैं। इन दोनों के बीच में बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए। अफगानिस्तान के चारों तरफ 6 मुल्क है, 6 में से सिर्फ एक मुल्क है जिसके साथ अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है। यानी आप ये नक्शा देखें ना, मैं यहां भी खोल लेता हूं। अफगानिस्तान के साथ 6 मुल्क लगते हैं अगर आप गौर करें तो। एक पाकिस्तान है, एक चाइना है, चाइना का तो बहुत थोड़ा सा एरिया लगता है, एक ताजिकिस्तान है, एक उज्बेकिस्तान है, एक तुर्कमानिस्तान है और एक ईरान है। अफगानिस्तान की लड़ाई जो है वो बाकी 5 मुल्कों से नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनके हालात खराब है। और पाकिस्तान के साथ जो हमसाया ममालिक हैं उनमें ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है। चाइना को छोड़कर बाकी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी पे गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपसी लड़ाई का जो फायदा है वो पाकिस्तान के दुश्मन उठाएंगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात बेहतर रखने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए और अफगानिस्तान को भी यही करना चाहिए। यही दोनों ममालिक के मफाद में है कि तजारत की जाए, ट्रेड की जाए। दोनों ममालिक जो है वो अपने अपने खित्ते में लोगों की भलाई के लिए काम करें, बजाय इसके कि आपस में एक लड़ाई शुरू कर दें। देखिए ना, प्रॉक्सी का काम हमें नहीं करना चाहिए। हमने बहुत अरसा मगरिब की प्रॉक्सी बन के अफगानिस्तान को मैदान जंग बनाए रखा और अगर अफगानिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाए गए, दीगर जगहों ताल्लुकात बना के वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब करेगा तो इन दोनों ममालिक के लिए बुरा होगा।
और पाकिस्तान क्योंकि एक डिफरेंट नौयत का मुल्क है, अफगानिस्तान अभी हालिया एक जंग से निकला है, उनकी तो इकॉनमी वॉर इकॉनमी अजीबोगरीब किस्म का मुल्क है वो, तो वो उनको शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का जो दुनिया के अंदर एक हैसियत है, फिर पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, तो पाकिस्तान को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आसपास के ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात अस्तवार रखे जाएं। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि अफगानिस्तान से बात करो, बातचीत के जरिए मसला हल करो, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो हुकूमत है वो अफगानिस्तान को दुश्मन करार देती है, जबकि अफगानिस्तान जो है वो जाके उनकी भारत के साथ मुलाकातें होती हैं। वैसे ये मुलाकात को बुरी बात नहीं है, ये मुलाकातें तो बिलावल ने भी की हैं, इमरान खान ने भी की हैं, ये मुलाकातें तो जनाब वो हिना रब्बानी खड़ गई थी तो उन्होंने बड़े ताशे बजाए थे, ये तो जनाब मोदी चल के नवाज शरीफ के घर भी आ गया था और ये तो मोदी के खिलाफ एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं थे। तो ये ताल्लुकात मुल्कों के बीच में होते हैं। आज अगर अफगानी मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, खैर मकदम करना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन लड़ाई से गुरेज करना चाहिए। याद रखें, बदतरीन जंग के बाद भी आपको बैठ के फैसला करना पड़ता है, तो जंग से पहले बैठ के फैसला कर लें। एक चीज और है नादरीन, और ये मुझे एक सोर्स ने खबर बताई है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी शख्सियत को हमला किया जा सकता है और एक बड़ी शख्सियत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और जिन लोगों को ये नुकसान पहुंचाया जा सकता है, 2-3 लोग जो हैं वो हिट लिस्ट के ऊपर हैं, और उसके बाद अचानक खैबर पख्तूनख्वा में पूरी सूरत हाल बदलने की कोशिश की जाएगी। ये जो 2-3 लोग हिट लिस्ट के ऊपर हैं, ये दोनों तीनों जानते हैं कि उनकी जान खतरे में। लिहाजा मुझे एक मेरे सोर्स ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी बड़ी शख्सियत को हिट किया जा सकता है, जिसके नतीजे में हालात ख़राब किए जा सकते हैं और उसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। लिहाजा जो लोग जानते हैं और उनको पता है जो मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करें, क्योंकि पाकिस्तान अब किसी बड़े साने का या इस तरह के हालात में, जैसे अभी हालात चल रहे हैं, इस तरह के किसी एडवेंचर का पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। और ये जो भी पाकिस्तान में होने जा रहा है, इसके हवाले से मेरा जो सोर्स है उसने ये कहा कि इसमें ये गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम होगा। यानी ये वो मगरबी ताकतें हैं जिनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान ने बार बार अपने आप को जंग में झोंका है। अब उनके मफाद की खातिर खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी शख्सियत को हिट किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है, जिसका फ़ायदा शरपसंद अनासर उठाएंगे और पाकिस्तान में मज़ीद अनारकी फैलेगी और सब इसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। मफाद अगर नहीं होगा तो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का नहीं होगा या मुमलिकत पाकिस्तान का नहीं होगा। नाज़रीन, TLP की क़यादत की गिरफ्तारी ताहाल नहीं डाली गई, अभी तक रिजवी बरादरान को सामने नहीं लाया गया। बात सादी है कि वो एजेंसियों की तहवील में है और उन्हें गायब किया गया है और अब तक कोई प्लान ऐसा बन नहीं पाया कि किस तरीके से इन्हें मंजर-ए-आम पे लाया जाए। लेकिन उनको मंजर-ए-आम पे लाने से पहले एक क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है और पुलिस को लिस्टें फ्राहम कर दी गई हैं कि TLP से जुड़े हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाए, बड़े पैमाने पर TLP की गिरफ्तारियाँ की जाएँ, इन्हें पकड़ के जेलों में डाला जाए ताकि इनकी कमर टूट जाए और बाद में कोई भी खबर या कोई भी चीज़ निकलती है या इनकी क़यादत को बाकायदा गिरफ्तारी डाली जाती है तो फिर मामला कंट्रोल में रहे। एक तो ये, दूसरा कुछ लोग मवाजना कर रहे थे इस TLP का PTI के साथ। देखिए, TLP के साथ जो हुआ वो ज़्यादती है, वो जुल्म है, जब